सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के इंग्लिश विषय के राजन सीरीज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज जितना पहले पार्ट में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बाकी को हम दूसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ही इजी है। आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको इससे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसानी से आप अच्छे से पढ़ करके और बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। दोस्तों, इससे पहले भी हमने सभी विषयों को पढ़ाया है, आप लोगों को पता है। हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स भी बनवाया है, सभी विषयों का चैप्टर वाइज हमने सभी क्वेश्चंस भी कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सभी चैप्टर्स के वो भी कराए हैं। तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 से, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर to make practice, to understand the meaning, to prepare pupils for effective silent reading, all the above। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो मौखिक रूप से बच्चे पढ़ते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। आप सभी लोग को पता है जो वाचन होता है वो मौन वाचन होता है और मौखिक वाचन होता है, या जिसे हम सस्वर वाचन भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो हिंदी होती है सस्वर वाचन, जो हिंदी में जिसको हम सस्वर वाचन कहते हैं उसी को हम इंग्लिश में लाउड रीडिंग के नाम से भी जानते हैं इसको। यानी कि जो बच्चे तेज तेज से जिसको पढ़ा जाता है, जिसको स्वर में पढ़ा जाता है, इससे फायदा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों को इस तरीके से लाउडली पढ़ाने का। तो इससे प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस होने से क्या फायदा होता है, जब टीचर उसी वाक्य को पहले पढ़ लेते हैं। सस्वर वाचन में तो यही होता है, आपने हिंदी में पढ़ा भी है कि एक बार टीचर पढ़ते हैं फिर बच्चे उनकी पढ़ी हुई चीजों को दोहराते हैं और उसकी मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को समझ में भी आता है और बच्चों की जो उच्चारण संबंधी गलतियां हैं वो भी सुधार लेते हैं उसको। इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छे से विषय को पढ़ने की और मीनिंग भी समझ में आ जाती है और बच्चों की इफेक्टिव टीचिंग भी हो जाती है, जिससे वो अगर उनको साइलेंट रीडिंग करने को कहा जाए तो भी वो अच्छे से उसको पढ़ लेंगे अपने मन में ही, क्योंकि उन्होंने एक बार उस चैप्टर को समझ लिया है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉडर्न टीचिंग इज अ टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, मॉडर्न टीचिंग यानी कि जो आधुनिक शिक्षण विधि है ये किस पर आधारित है, शिक्षक केंद्रित है कि बालक केंद्रित है। ये आप सभी लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा हुआ है कि जो आज की शिक्षण पद्धति है ये बाल केंद्रित है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुड क्वालिटीज ऑफ हैंडराइटिंग इज। हैंडराइटिंग की गुड क्वालिटीज क्या होती है, अगर किसी की अच्छी राइटिंग है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है, आप क्यों कहते हो उसकी राइटिंग अच्छी है। सिंप्लिसिटी, देखने में सिंपल लगता है लेकिन अच्छा लगता है। स्पेसिंग यानी कि शब्दों के बीच में स्पेस होता है, स्पेस होना बहुत जरूरी है वरना आप समझ नहीं पाओगे। ब्यूटी, और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये सभी क्वालिटी होती है गुड हैंडराइटिंग की। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मेथड्स approaches of teaching English is structural approach, grammar translation method, direct method या all of them। इन सभी को मैंने ऑलरेडी क्लासेस लेकर के पढ़ाया है, हर एक मेथड को बहुत ही अच्छे से आप लोग को पढ़ाया। आप में से जिसने भी इंग्लिश की क्लास ली है उन सभी प्रशिक्षुओं को पता है कि मैंने जितने भी इंग्लिश टीचिंग के मेथड हैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा करके हिंदी में समझाया है उसको और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी मेथड है और अप्रोचेस है टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। हु सेड दिस, मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, पीबी शैले या फिर जॉन कीट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। यानी कि ये जॉन कीट्स का कथन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम ऑफ पोएट्री इज दे ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप
एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर या ऑल ऑफ दिस? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर बहुत सारी कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि हम कल्पनाओं में ही रहते हैं। मैक्सिमम चीजें जो कविताओं में लिखी होती हैं वो कल्पनाओं में ही सही होती हैं, और लाइफ को भी हम बेटर समझ पाते हैं और इमोशंस को भी अच्छे से समझ पाते हैं कविता के माध्यम से। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? रिटन अप्रोच, ओरल अप्रोच, राइमिंग अप्रोच या फिर नन ऑफ दिस? दोस्तों द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ओरल अप्रोच। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। निक नेम है किसका? स्ट्रक्चरल अप्रोच का, ओरल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasizes the importance of writing, reading, playing या फिर none of these? दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देता है रीडिंग को, पढ़ने को। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ये पढ़ने पर ही ज्यादा जोर देता है। आपको बोलने चाहे आए चाहे ना इंग्लिश, लेकिन आपको लिखना और पढ़ना खासकर अच्छे से आना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट को। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर एनसॉफ्ट, प्रोफेसर CJ डॉटसन या फिर नन ऑफ देम? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर CJ डॉटसन। तो बाइलिंगुअल मेथड को किसने इन्वेंट किया था? प्रोफेसर CJ डॉटसन ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी वॉवेल्स इन A to Z? 7, 9, 5 और 4? आप सभी को पता है वॉवेल्स मतलब स्वर। इंग्लिश भाषा में स्वर कितने हैं? इंग्लिश भाषा में स्वर 5 है, A, E, I, O, U। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z? तो अगर 5 वॉवेल हो गए तो 26 में से 5 वॉवेल हो गए तो बचे कितने? 21। तो 21 क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो वॉवेल 5 और कॉन्सोनेंट 21। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर? 3, 2, 4 या फिर 5? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो 3 प्रकार की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर? 2, 6, 4 या फिर 7? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, और फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर? 2, 3, 1 और 5? दोस्तों आर्टिकल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने क्लासेस भी ली है, पढ़ाया भी है आर्टिकल टॉपिक को। ए, एन और द, तो ये तीनों हो गए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप याद रखिए कि जो ए होता है, इसके अलावा एन होता है और द होता है, ये तीनों क्या हैं? आर्टिकल हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? 4, 5, 2 और 9? आप सभी को पता है नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच? एन, डब्ल्यू, डी और एस? ऐसा कौन सा शब्द है इसमें से जो साउंड नहीं करता? दोस्तों आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा सैंडविच, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो साइलेंट है, लेकिन इसको मोस्टली सैंडविच लोग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो डी है ये साइलेंट है, तो राइट आंसर डी ही है। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो आप भी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि इसमें डी साइलेंट है। भले ही हम सैंडविच पढ़ते हैं, हम जल्दी में बोल देते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वो सैंडविच होगा, इसीलिए यहाँ पर डी साइलेंट होगा, ठीक है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी आपको बोलने में ही लग रहा है कौन सा वर्ड है, फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ, YSP और नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी पी, क्योंकि साइकोलॉजी में भी आपको पता है पी साइलेंट है, पी वर्ड तो मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर साइकोथेरेपी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, UID या फिर जी। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए यू, गाइड। यू का कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। दोस्तों ग्रामर को टीच करने का एम यानी कि उद्देश्य क्या होता है ग्रामर पढ़ाने का, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा है उसको समझने में क्या होती है, मदद मिलती है ग्रामर से। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वैज्ञानिक एटीट्यूड डेवलप करने में क्या होती है, वैज्ञानिक क्षमता डेवलप करने में मदद मिलती है इससे। इसके अलावा टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज का पैटर्न है वो सभी चीजें इसकी अच्छे से समझ में आती हैं हमें, तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या फिर फोनोटिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोनेटिक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। पोसेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज पर हक से, अधिकार से बोलना कि ये चीज मेरी है, जैसे ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तो अगर हक से कोई चीज कोई बोल रहा है, अधिकार जमा रहा है उस चीज पर, तो वहां पर पोसेसिव केस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब भी मेरे लिए ही होता है, यू का मतलब तुम होता है। तो यहाँ पर जो माइन है, ये जो माइन दोस्तों, ये जो माइन शब्द है ये अधिकार प्रकट करता है किसी भी चीज पर, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट, GNAT। इसमें क्या है जो साइलेंट है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी साइलेंट है, इसको नेट पढ़ेंगे हम। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सब पिछले ईयर से पूछे गए, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेट करता है, तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्राइडे इज द डैश डैश डे ऑफ द वीक। आप सभी को पता है फ्राइडे जो शुक्रवार होता है वो 5वां दिन होता है वीक का, तो ऑप्शंस हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिफ्थ डे है। फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। कितना आसान सा क्वेश्चन है और एक नंबर आसानी से मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये सभी क्या है, शिक्षण सहायक शिक्षण सामग्रियां हैं, चाहे वो श्रव्य दृश्य सामग्रियां हो या दृश्य सामग्रियां हो या श्रव्य सामग्रियां हो, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चाहे रेडियो हो, टेप रिकॉर्डर हो, ये सभी क्या है, अगर मैं रेडियो की बात करूं तो श्रव्य सामग्री है, तो यही सब चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। मैंने अभी आपको बताया कि बाइलिंगुअल मेथड पूछा गया है एग्जाम में, और ये देखिए फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। CJ डॉटसन ही इसका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके, तो इसके पूरे दोस्तों पूरे ऑप्शंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, तो राइट आंसर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पोजेसिव केस, आई, whom, who या फिर whose। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, whose। whose जो होता है दोस्तों ये अधिकार प्रकट करता है और ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर यहाँ पर whom की बात करें तो whom के लिए अक्सर आप देखोगे अस आएगा, इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव केस में अधिक यूज होता है, लेकिन जो whose है ये अधिकार प्रकट करने के लिए ही लगाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। 2016 में पूछा गया, विशल का मतलब सीटी होता है, आप सभी को पता है। इसमें कौन से लेटर है जो साइलेंट है, तो विशल बोलेंगे तो आप देखेंगे एच नहीं आ रहा है, और इसके अलावा
टी नहीं आ रहा है, तो एच और टी कहाँ पर है, किस ऑप्शन में, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में है एच और टी। ये बोलने में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो शब्द बोलने में आप उसको उच्चारण करोगे और आप देखोगे वो शब्द नहीं आ रहा, तो वही जो वर्ड नहीं आ रहा है बोलने में, वही वर्ड क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2016 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव, चूज, चूजर, चूजी या फिर चूजली। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, चूजी। कहते हैं ये इंसान बहुत चूजी है, यानी कि ये क्या है, चूजी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए मंडे की स्पेलिंग गलत लिखी है, सैटरडे बिल्कुल सही है, ट्यूसडे भी सही लिखा है, वेडनेसडे भी सही लिखा है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सी डी तीनों ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो केवल और केवल ऑप्शन ए ही है जो करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, बाकी ऑप्शन बी सी डी तीनों ही करेक्टली स्पेल्ड है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन होना चाहिए था कौन इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी कि कौन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है क्योंकि मंडे की स्पेलिंग गलत है। लेकिन अगर इस तरीके से देखेंगे हम, तो ऑप्शन बी सी और डी ये तीनों ही क्या है, राइट आंसर है। तो अगर करेक्टली स्पेल्ड की बात करेगा, करेक्ट स्पेलिंग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सैटरडे भी सही होगा, ट्यूसडे भी सही होगा और वेडनेसडे भी सही होगा, तीनों सही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। दोस्तों ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 तक मैंने पढ़ा और 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर सी जे डॉटसन ही राइट आंसर है, बाइलिंगुअल मेथड इन्होंने ही इन्वेंट किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या फिर इंडक्टिव मेथड। दोस्तों डॉक्टर वेस्ट मेथड को ही हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है उनको हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोग प्लीज उसका आंसर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं की सहभागिता हो सके। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार सभी वीडियोस का लाभ ले सके, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है मेहनत से। तो अगर आप लोगों तक, हर एक प्रशिक्षु तक अगर ये वीडियो नहीं पहुंचेगा तो इस बनाने का मकसद नहीं पूरा होगा दोस्तों। तो प्लीज आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बगल में घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।